रोमन साम्राज्य। अच्छा, यह नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तलवारें, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और जाहिर है सम्राटों की तस्वीरें, है ना? लेकिन आज हम इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम इसके पीछे छिपे उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इसे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे प्रभावशाली साम्राज्य बना दिया। लेकिन सबसे पहले एक सवाल ये है कि एक ऐसा साम्राज्य जो सोचिए लगभग 1500 साल पहले ख़त्म हो गया, वो आज भी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब आज भी वो क्यों मायने रखता है? तो इसका जवाब छिपा है इसकी विरासत में। सच तो ये है कि रोम कभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ ही नहीं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इसका असर हमारी आज की दुनिया पर आखिर कहाँ और कैसे दिखता है। सोचिए जरा, हमारी आज की राजनीति और कानून की जो बुनियाद है, शहरों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों का जो कॉन्सेप्ट है, अरे यहाँ तक कि हमारी कई भाषाएं और धर्म, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं रोम से ही जुड़ी हैं। इसका असर सचमुच हर जगह है। पर सवाल तो ये उठता है कि इसका असर इतना गहरा और इतना टिकाऊ, मतलब इतना लास्टिंग था क्यों? अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले इस साम्राज्य के विशाल पैमाने को देखना होगा, इसके साइज को समझना होगा। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में यूफ्रेट्स नदी तक फैला था और उत्तर में ठंडे ठंडे ब्रिटेन से लेकर दक्षिण में सहारा के रेगिस्तान तक। मतलब ये 3 महाद्वीपों पर फैला हुआ एक असली सुपर पावर था। और हाँ, एक बात साफ है, ये साम्राज्य ना तो रातों रात बना और ना ही रातों रात खत्म हुआ। देखिए, 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस के साथ इसकी शुरुआत होती है। फिर पहली दूसरी सदी में ये अपने शिखर पर पहुंचता है। तीसरी सदी में एक बहुत बड़ा संकट आता है और 5वीं सदी आते आते इसका पश्चिमी हिस्सा वो टूट जाता है। हाँ, इसका जो पूर्वी हिस्सा था वो फिर भी सदियों तक चलता रहा। तो ये एक बहुत ही धीमी, लंबी और उतार चढ़ाव से भरी कहानी थी। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर। सवाल ये कि आखिर इतने बड़े और इतनी अलग अलग संस्कृतियों वाले इलाके को एक जगह से कंट्रोल किया कैसे जाता था? मतलब क्या था इनका सिस्टम? हाँ, यही है वो $1 मिलियन क्वेश्चन। इतने विशाल और इतने विविध साम्राज्य पर सदियों तक राज करना आखिर मुमकिन हुआ तो हुआ कैसे? तो इसका राज छिपा था उनके एक बड़े ही शानदार कमांड स्ट्रक्चर में। इसे ऐसे समझिए, सबसे ऊपर सम्राट, जिसके हाथ में सेना, कानून और प्रशासन, मतलब सब कुछ की कमांड थी। उसके नीचे थी सीनेट, ये आप कह सकते हैं अमीर और ताकतवर लोगों की एक सभा थी जो नीतियां बनाने में मदद करती थी। और फिर थे प्रांत, यानी अलग अलग राज्य जहां स्थानीय गवर्नर राज करते थे और सबसे जरूरी काम टैक्स वसूलते थे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात सामने आती है। देखिए, सारा कंट्रोल सिर्फ राजधानी रोम से नहीं होता था। नहीं, असल में ये ताकत पूरे साम्राज्य में फैले हुए जो शक्तिशाली प्रांतीय शहर थे ना, उनके एक नेटवर्क से चलती थी। ये शहर आप कह सकते हैं कि मानो इस साम्राज्य की धमनियां थीं जो हर कोने तक जान पहुंचाती थी। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रशासनिक ढांचा था, इसको थामने वाली, इसको बचाने वाली एक मजबूत रीढ़ की हड्डी भी तो चाहिए थी, और वो थी रोमन सेना। अब सवाल ये है कि रोमन सेना अपने जमाने की बाकी सेनाओं से इतनी अलग क्यों थी? क्या खास था इसमें? सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक प्रोफेशनल, एक परमानेंट आर्मी थी। मतलब सैनिकों को सिर्फ जंग के लिए नहीं बुलाया जाता था, नहीं, उन्हें बाकायदा सैलरी मिलती थी और ये उनके लिए एक फुल टाइम, लॉन्ग टर्म करियर था। और करियर भी कोई छोटा मोटा नहीं। सोचकर देखिए, एक सैनिक को कम से कम 25 साल 25 इयर्स सेवा करनी पड़ती थी। ये एक तरह से पूरी जिंदगी का कमिटमेंट था और जाहिर है इसी वजह से ये सेना इतनी ज्यादा अनुशासित और अनुभवी बन पाई। और इस सेना के काम भी आप देखिए बिल्कुल साफ तौर पर बटे हुए थे। पहला काम साम्राज्य का विस्तार करना, उसे और बड़ा बनाना। दूसरा काम साम्राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, सम्राट की अपनी शक्ति, उसकी गद्दी को सुरक्षित रखना। लेकिन इतनी ताकतवर सेना एक दो-धारी तलवार की तरह भी थी। जैसा कि कहा जाता है, सेना की वफादारी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सेना के विद्रोहों ने ही कई सम्राटों को गिरा दिया था।
मतलब बिल्कुल साफ है, जो सेना सम्राट को बनाती थी वही सेना उसे गद्दी से उतार भी सकती थी। सारा खेल वफादारी का था। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने प्रशासन को देखा, हमने सेना को समझा, और अब हम इस पूरे विश्लेषण के मूल विचार, इसके कोर आइडिया पर पहुंचते हैं। और वो मूल विचार ये है कि रोमन साम्राज्य सिर्फ जमीन पर कब्जा करने वाली एक ताकत नहीं था। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक इकोनॉमिक और एक कल्चरल सिस्टम। इसकी असली ताकत इसके विशाल आकार में नहीं थी, बल्कि इसके बेहतरीन तरीके से बनाए गए संगठन में थी, जिसे इसकी ताकतवर सेना हर कदम पर सुरक्षित रखती थी। तो रोम की इस बेमिसाल कामयाबी को अगर समझना है तो हमें एकदम जड़ तक जाना होगा, उसकी शक्ति की सबसे बुनियादी इकाई तक। सवाल ये है कि आखिर उनकी असली ताकत का राज था क्या? रोमन साम्राज्य को ना एक विशाल शरीर की तरह इमेजिन कीजिए, और अगर ये एक शरीर था तो इसके शहर वो थे इसके धड़कते हुए दिल। यही दिल थे जो खून की तरह जीवन और व्यापार को साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाते थे। मतलब ये सिर्फ जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा नहीं था, ये शहरों से बना एक नेटवर्क था, एक साम्राज्य। और सुनिए, ये कोई ऐसे वैसे शहर नहीं थे, ये तो प्लानिंग और इंजीनियरिंग के कमाल के नमूने थे। सोचिए, एकदम सीधी सपाट सड़कें जिनसे आना जाना आसान हो, एक्वाडक्ट्स जो मीलों दूर से लाखों लोगों के लिए ताज़ा पानी लाते थे, फिर पब्लिक बाथ्स और एम्फी थिएटर्स थे जो सोशल लाइफ के सेंटर थे। हर एक चीज़, हर एक कोना एक बहुत बड़ी आबादी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। ठीक है, शहर बसा लिया, पानी भी ले आए, पर एक ही जगह पर बसे लाखों लोगों का पेट कैसे भरेंगे? और जानते हैं, इसी एक सवाल में शहर की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी। वो थी बाहर से आने वाले खाने पर पूरी तरह से निर्भर होना। उस जमाने के एक डॉक्टर थे गैलन। उनकी एक बात इस पूरी स्थिति की गंभीरता को सामने रख देती है। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, ये तो रोजाना का अस्तित्व का खतरा था। सोचकर देखिए, सप्लाई में जरा सी भी कमी आई, मतलब शहर में फौरन संकट और सड़कों पर दंगे। हालात इतने नाजुक थे। तो बात एकदम सीधी और साफ थी। रोम का वजूद इस बात पर टिका था कि वो समुद्र के पार की एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली को सुलझा पाए। मतलब खाना नहीं तो साम्राज्य नहीं, बस इतनी सी बात थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को अपने साम्राज्य की लाइफलाइन बना दिया। एक ऐसी सुपर हाईवे, एक विशाल व्यापारिक धमनी जो सिर्फ अनाज और शराब ही नहीं, बल्कि नए नए आइडिया से भी लबालब भरी रहती थी। और इस पूरे विशाल ऑपरेशन के दिल में थी एक चीज, एम्फोरा। ये जो बड़े से सिरेमिक जार दिख रहे हैं ना, इन्हें आप उस जमाने का कार्डबोर्ड बॉक्स समझ लीजिए। शराब, जैतून का तेल, अनाज, सब कुछ इन्हीं में पैक होकर जाता था। और ऐसे लाखों करोड़ों कंटेनर पूरे साम्राज्य में यहां से वहां घूमते रहते थे। अब इन कंटेनरों के अंदर होता क्या था? 3 चीजें जो सबसे जरूरी थी, गेहूं, शराब और जैतून का तेल। यही 3 चीजें रोमन डाइट और उनकी इकोनॉमी दोनों की रीढ़ की हड्डी थी, और इन्हें उगाया जाता था लैटिफ इंडिया पर। ये उस जमाने के मेगा फार्म्स थे, मतलब आज के इंडस्ट्रियल फार्म्स की तरह। व्यापार का ये जो जबरदस्त नेटवर्क था ना, इसने पूरे साम्राज्य को एक सिंगल इकोनॉमिक पावर में बांध दिया था। और इसका सबूत वो आज भी हमें समुद्र की गहराइयों में मिलता है, जहां अनगिनत जहाजों के मलबे और इन एम्फोरा के टूटे हुए पहाड़ पड़े हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, इस इतनी बड़ी आर्थिक मशीन को चला कौन रहा था? आखिर इस सब के पीछे की शक्ति क्या थी, या कहना चाहिए कौन था? इसका जवाब रोम की तरक्की की उस काली सच्चाई में छिपा है, एक ऐसी नींव जिस पर बात करने में आज भी लोग असहज होते हैं। और वो थी गुलामी, दास प्रथा का एक सोचा समझा व्यवस्थित इस्तेमाल। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि इस जबरन मजदूरी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता था। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी का, वही इंजन जो पूरे साम्राज्य का पेट भरता था। उसके बाद नंबर आता था खतरनाक खदानों का, और फिर घरों में होने वाले अनगिनत कामों का। हाँ, एक बात यहाँ समझना जरूरी है, गुलामी बहुत फैली हुई थी, ये सच है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ उसी पर टिकी थी। आज़ाद किसान, कारीगर, व्यापारी, ये लोग भी अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा थे और अपना अहम रोल निभा रहे थे। लेकिन
सस्ते और जबरन श्रम पर इस हद तक निर्भर होने का एक बहुत गहरा और बहुत दूर तक असर डालने वाला नतीजा निकला। एक ऐसा नतीजा जिसने धीरे धीरे अंदर ही अंदर साम्राज्य के नींव को ही खोखला कर दिया। और वो नतीजा एक अजीब सा पैराडॉक्स था। सोचिए, जब काम करने के लिए इतने सारे लोग हों, वो भी इतने सस्ते में, तो फिर मेहनत बचाने वाली नई नई टेक्नोलॉजी बनाने की या उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। और यही हुआ। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य ने बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली, लेकिन इनोवेशन के मामले में, नई खोज के मामले में वो पिछड़ गया। और यही वो कमजोरी थी जिसने आखिर में उसकी तरक्की पर ब्रेक लगा दिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक ने अपने लाखों लोगों को एक साथ कैसे जोड़े रखा? वो कौन सा ढांचा था, कौन सा सिस्टम था जिसने सब कुछ अपनी जगह पर टिकाए रखा? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं रोमन समाज के सबसे पहले और सबसे मजबूत स्तंभ से, वहां का सोशल स्ट्रक्चर, या कहें तो एक तरह की सामाजिक सीढ़ी। और हाँ, ये कोई लचीला सिस्टम नहीं था, ये एक बेहद सख्त ढांचा था जहां हर किसी की जगह लगभग उसके जन्म से ही तय हो जाती थी। इस सीढ़ी पर सबसे ऊपर जाहिर है सम्राट और एलीट क्लास का कब्जा था। उनके ठीक नीचे आते थे सीनेटर्स, जो पॉलिटिकल क्लास थे। फिर नंबर आता था व्यापारियों और आज़ाद नागरिकों का। और इस पूरी व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर थे गुलाम, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। मतलब किसी का रुतबा क्या होगा ये उसके पैदा होने के साथ ही तय हो जाता था। तो ये तो हुई पूरे साम्राज्य की बात। अब जरा जूम इन करते हैं और रोमन जिंदगी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, यानी परिवार। ये समाज की सबसे छोटी यूनिट थी, पर शायद सबसे जरूरी भी, और इसका ढांचा भी बहुत खास था। रोमन परिवार पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि परिवार का मुखिया यानी पिता, उसके पास लगभग अनलिमिटेड पावर होती थी। अपनी पत्नी, बच्चों, यहाँ तक कि घर के गुलामों पर भी उसका पूरा कंट्रोल था। और जानते हैं, सत्ता का यही छोटा मॉडल पूरे रोमन समाज में बड़े पैमाने पर दिखाई देता था। तो सवाल उठता है कि इस सिस्टम में महिलाओं की क्या जगह थी? आमतौर पर तो उनके कानूनी अधिकार बहुत ही सीमित थे, लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। जो अमीर घरानों की महिलाएं थीं, उन्हें आर्थिक मामलों में अच्छी खासी आज़ादी मिली हुई थी, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई एक बड़ी और प्रोग्रेसिव बात थी। चलिए अब समाज के एक और पहलू को देखते हैं, कल्चर और नॉलेज। रोमन साम्राज्य सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं था, बल्कि ये कई कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट था। और ये डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा भाषा और लिटरेसी में नजर आती थी। मोटे तौर पे देखें तो पूरा साम्राज्य 2 भाषाओं में बटा हुआ था। पश्चिमी हिस्सों में लैटिन चलती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की भी भाषा थी। वहीं पूर्वी इलाकों में ग्रीक भाषा का दबदबा था। और ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं था, ये गहरे कल्चरल डिवीजन को भी दिखाता था। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अपनी तमाम तरक्की के बावजूद रोम में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। साक्षरता आम नहीं थी। पढ़ना लिखना ज्यादातर एलीट क्लास, सेना के अफसरों और एडमिनिस्ट्रेटर्स तक ही सीमित था। आम लोगों की दुनिया तो सुनी सुनाई बातों और कहानियों से ही चलती थी। और यहीं से एक कमाल की मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ मौखिक कल्चर था, तो दूसरी तरफ लिखित कल्चर, और दोनों साथ साथ चल रहे थे। सोचिए, शहरों की दीवारों पर बनी ग्राफिटी, पब्लिक में लगे शिलालेख, ये सब इसके गवाह हैं। ये दिखाते हैं कि भले ही ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन लिखा हुआ शब्द उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। अब तक हमने जिन स्तंभों को देखा, समाज, परिवार और संस्कृति, वो सदियों तक अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहे। लेकिन फिर एक ऐसी ताकत आई, एक ऐसी लहर उठी जिसने इन सभी पिलर्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो ताकत थी एक नया विश्वास, एक नया धर्म। देखिए, शुरुआत में रोमन साम्राज्य पॉलीथिस्टिक था। मतलब वो जुपिटर, जूनो और मिनोवा जैसे कई देवी देवताओं को पूजते थे। ये धर्म उनकी संस्कृति और जीवन में बहुत गहराई तक बसा हुआ था। मगर 4वीं सदी में एक जबरदस्त मोड़ आया। सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने ईसाई धर्म को अपना लिया, और फिर कुछ ही दशकों के अंदर जो धर्म कभी एक छोटा सा पंथ था, वो पूरे साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म बन गया। 100 साल से भी कम में आया ये बदलाव वाकई हैरान कर देने वाला था। तो इस बड़े बदलाव का असर क्या हुआ? एक तरफ तो इसने इतने बड़े साम्राज्य को एक धार्मिक पहचान दी, एक यूनिटी दी। वहीं दूसरी तरफ एक नई और बेहद पावरफुल संस्था का जन्म हुआ, चर्च, जिसका असर इतना बड़ा कि वो आगे चलकर सम्राटों को भी टक्कर देने लगी।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि रोमन समाज के वो जो सख्त स्तंभ थे वो एक नए विश्वास की लहर से जड़ से हिल गए और हमेशा के लिए बदल गए। इस नई धार्मिक शक्ति ने सामाजिक ढांचे, परिवार और संस्कृति सबको एक नया आकार दे दिया। हमारा सफर शुरू होगा साम्राज्य के अंदर की दिक्कतों से, फिर हम देखेंगे कि इसे 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया, बाहर से क्या-क्या मुश्किलें आईं और आखिर में इसकी लेगेसी क्या रही। और हाँ, एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एक स्पेशल सेक्शन भी है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन अंदरूनी वजहों की। आप कह सकते हैं वो दीमक जो अंदर ही अंदर पूरे साम्राज्य को खोखला कर रही थी। यही वो संकट था जिसने पतन की नींव रखी। अब यह सवाल बहुत जरूरी है, क्या एक इतने बड़े साम्राज्य को बाहर के हमलावरों ने गिराया या फिर बीमारी अंदर ही थी? यही सवाल हमें सीधे ले जाता है तीसरी सदी के संकट पर। हमें यह समझना होगा कि असली दुश्मन कौन था, बाहर वाला या अंदर वाला। देखिए, बात यह थी कि ये सारी परेशानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, एक चेन रिएक्शन की तरह। लगातार लड़ाइयां तो खजाना खाली तो जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ गया, सेना में भी बगावत होने लगी और इसका नतीजा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कोई राजा टिक ही नहीं पा रहा था। और जाहिर है इस सब ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। अब सोचिए, जब एक साम्राज्य इतना बड़ा हो जाए और इतनी सारी मुश्किलों से घिरा हो कि उसे एक साथ संभालना ही नामुमकिन लगे, तो क्या किया जाए? एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया गया। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया कि साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दो। एक था वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसकी कैपिटल थी रोम। ये तो कुछ ही समय में ढह गया। लेकिन दूसरी तरफ था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, और इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये सदियों तक चलता रहा। सवाल ये है, ऐसा क्यों? दोनों में इतना फर्क कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है एनसीईआरटी के इस कंक्लूजन से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, पूर्वी साम्राज्य इसलिए मजबूत था क्योंकि उसका ट्रेड बहुत जबरदस्त था और एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं बेहतर था। सिंपल शब्दों में कहें तो वो पैसे कमाने में भी अच्छे थे और राजकाज चलाने में भी वेस्टर्न एम्पायर से कहीं ज्यादा एफिशिएंट थे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1453, सिर्फ एक तारीख, लेकिन ये एक तारीख पूरी कहानी कह देती है। इसका मतलब है कि ईस्टर्न एम्पायर वेस्ट के खत्म होने के बाद भी करीब 1000 साल तक और चला। इससे साफ पता चलता है कि साम्राज्य को बांटने का फैसला कम से कम पूर्वी हिस्से के लिए कितना ज्यादा सफल रहा। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे घर की दिक्कतों की, लेकिन सच तो यह है कि जब कोई अंदर से कमजोर होता है तो बाहर वाले तो हमला करेंगे ही, है ना? तो अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन बाहरी ताकतों पर जिन्होंने रोम की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। ये बाहरी ताकतें कौन थीं? ये थे हूण, गॉथ और वेंडल्स जैसे नोमैडिक ग्रुप्स। ये लगातार रोमन बॉर्डर्स पर प्रेशर बना रहे थे। इनके हमलों ने पहले से ही लड़खड़ा रहे वेस्टर्न एम्पायर की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, ये रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़े का नहीं था। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी था तो साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा था। तो ठीक है, पॉलिटिकली तो एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि रोम की कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो शायद यहीं से शुरू होती है। चलिए अब फटाफट मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं और देखते हैं कि रोम ने हमारे लिए क्या लेगेसी छोड़ी। ओके, ये स्लाइड ये है एग्जाम गोल्ड। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये एनसीईआरटी का फाइनल कंक्लूजन है, मतलब पूरे चैप्टर का निचोड़। इसमें 3 बातें हैं। साम्राज्य की असली ताकत क्या थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, शहर और ट्रेड। उसके पतन के कारण क्या थे, अंदरूनी संकट और बाहरी दबाव। और आखिर में उसकी लेगेसी जो आज भी जिंदा है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं। चलिए अब आते हैं एग्जाम रेडी रिव्यू पर। यह सेक्शन खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। हम उन की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां से मैप और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। जब बात आती है मैप बेस्ड क्वेश्चंस की, तो इन जगहों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल, मेडिटेरेनियन सी और ये नदियां राइन, डेन्यूब और यूफ्रेटिस। और हाँ, एक चीज जो बोर्ड की फेवरेट है वो है रोमन एम्पायर का पूरा विस्तार मैप पर दिखाना। इस पर तो एक्स्ट्रा फोकस करना ही है। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कुछ की विजुअल्स, मतलब वो तस्वीरें जिनसे सवाल आते ही आते हैं, जैसे कि रोमन रोड्स का नेटवर्क, कोलोसियम जैसा कोई एम्फी थिएटर, पानी लाने वाले एक्वाडक्ट्स और उस जमाने के सिक्के, या फिर एम्फोरा।
इन चीजों को पहचानना और इनके बारे में 2-4 लाइनें लिखना आना चाहिए। जैसा कि कहा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर इन्हीं विजुअल्स पर आते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना, मतलब आधे नंबर तो पक्के। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हमारी तरफ से और ई पाठशाला चैनल की तरफ से, जिन्होंने सारी स्टडी मटेरियल तैयार की है, एक छोटा सा मैसेज है। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाकई में मददगार लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कोशिश है जो एनसीईआरटी को रटना नहीं बल्कि सच में समझना चाहते हैं। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है। तो चलिए ज्ञान बांटते हैं और इस सीखने सिखाने के सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं।